नमस्कार। पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हिमांशु शुक्ला आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना और कब, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब निकालेंगे, एक अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। लेकिन अगर आपको एक ऐसी स्थिति दे दी जाए कि ना तो वो अक्षीय स्थिति हो ना ही निरक्षीय स्थिति हो, इसे बोलते हैं एनी पोजीशन, मतलब ना अक्षीय और ना ही निरक्षीय स्थिति में अब यहां पर कोई बिंदु P हो और हमें क्या निकालना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। ध्यान दें, अब यहां क्या करेंगे, यहां हमने मान लिया कि ये हमारा माइनस क्यू आवेश है और ये हमारा प्लस क्यू आवेश है, और इसे क्या किया गया, जब ये इस स्थिति में होगा तो अगर बिंदु यहां पर होगा तो निरक्षीय स्थिति में, अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये जो बिंदु P है ये हमारा आ जाएगा, किस स्थिति में आ जाएगा बेटा, तो निरक्षीय स्थिति में। और ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो ये इसके समांतर होगा, यानी पास वाला क्या होता है P cos थीटा और दूर वाला होता है P sin थीटा। बात समझ में आ गई होगी। ये भी थीटा कोण पर है और ये भी थीटा कोण पर है, ये इसका संगत है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो जब इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा निरक्षीय स्थिति में, लेकिन जब इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा अक्षीय स्थिति में। यानी इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 बराबर, इसको E1 मान लेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दें, अक्षीय स्थिति में हमारा फार्मूला क्या आया था, तो P अपान आर क्यूब, P अपान आर क्यूब, और क्या P आया था, तो 2P अपान आर क्यूब, लेकिन इसका संगत क्या है, तो हमारा आ जाएगा P cos थीटा। सेम एज हम दोबारा निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या होती है, तो हमने बताया था कि अब 2 नहीं आता, यानी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और यहां निरक्षीय स्थिति में तो साइन थीटा अपान क्या आ जाएगा, आर क्यूब। बात समझ में आ रही होगी। अब परिणामी तीव्रता किस प्रकार निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है परिणामी तीव्रता, तो E बराबर अंडर रूट इसके गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है, यानी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें मिलेगा E बराबर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपान आर क्यूब डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, दोनों का होल स्क्वायर है, अगर हम जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब P एक cos P अपान आर क्यूब, दोनों में P है, cos थीटा है तो cos थीटा P अपान आर क्यूब, और यहां से हमारा बचेगा रूट ऑफ, इसमें बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यानी अगर हम निकालें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब, यहां से आ जाएगा
4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी E बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब अंडर रूट अब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारा एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा एक फार्मूला होता है। क्या होता है? तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अतः साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब हम देखें ये हमारा कितना है? 4 cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा। तो जब 4 cos स्क्वायर थीटा में एक cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 3 cos स्क्वायर थीटा। यानी हमारा जो फार्मूला आ जाएगा वो हमें निकल के मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये हमारा फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो गई। यही हमारा फाइनल सूत्र प्राप्त हो गया। जो बच्चे जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बात समझ में आ रही? अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं, जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। अब आइए आपको बताते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत की दिशा का यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। कारण जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक क्या है? चालक तार है और इसमें क्या हो रही है? वैद्युत बल रेखाएं। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें पता है कि इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। ये धनावेश है Q, ये ऋणावेश है माइनस Q। ये वैद्युत बल रेखाएं इसके धन आवेश की ओर से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती है बेटे? समाप्त हो जाती है। यानी अगर हम ध्यान दें तो वैद्युत की दिशा क्या होगी? तो ये धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, यानी धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। और अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? हम अगर देखें, हमसे अगर अक्सर पूछा जाता है कि बताइए वैद्युत बल रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं ये हैं कि ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। दूसरी बात, विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं तो नंबर 1 कैसी होती हैं? काल्पनिक। कैसी होती है बेटा? काल्पनिक होती है। दूसरा, ये एक बंद वक्र बनाती हुई चलती हैं। कैसे चलती हैं? बंद वक्र के रूप में। तीसरी बात, ये हमेशा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं तथा एक बंद वक्र के रूप में चलती हैं। तीसरी बात, ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये क्या करती हैं? एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दें, अगर ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट दें, ध्यान दें, हमने एक ये रेखा खींची, एक इस तरह ये रेखा खींची और एक इस तरह ये रेखा खींची। अब ध्यान दें, इस जगह इसने क्या किया? काट दिया। और कटान बिंदु पर एक ये दिशा हो गई और एक ये दिशा हो गई, 2 दिशाएं हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पर 2 रेखाएं खींची जा सकती थी, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, जो कि संभव नहीं है।
और यही इसकी 3 विशेषताएं लिख देंगे। विशेषता में पहली विशेषता ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये बंद वक्र के रूप में चलती हैं तथा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तीसरा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटती तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, जो कि संभव नहीं है। दूसरी बात, एक छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एकांक आवेश। अब बात करते हैं एकांक आवेश की। एकांक आवेश क्या होता है? कई बार कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि बताइए एकांक आवेश क्या है। अगर हम बात करें एकांक आवेश की, तो अगर यहां पर देखें हमारे पास 2 आवेश है, मान लिया एक ये आवेश है और एक ये आवेश है, 2 बिंदु आवेश हैं जिनके जो एक दूसरे से r बराबर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, और ये दोनों समान आवेश हैं, ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और इनके बीच लगने वाला जो बल है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लग रहा है। यानी अगर हम देखें तो कूलाम के नियम के सूत्र से हमें पता है F = 1/4π Q1 Q2 बटे r²। तो अगर देखें तो Q1 बराबर Q2 और बराबर किसके बेटा? Q के। तो ध्यान दें F की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ न्यूटन, 1/4π की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 सेम है, यानी हम Q लिख देंगे, तो Q × Q यानी Q², और Q² बटे 1 का वर्ग क्या होता है, तो 1 होता है, और 1 अब इससे जब ये काटेंगे तो Q² बराबर हमारा 1 आ जाएगा, यानी Q बराबर 1। अब ध्यान दें, इसे हम हिंदी में क्या लिखेंगे, इसकी भाषा क्या लिखेंगे एकांक आवेश की, तो जब 2 समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, जब 2 समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।